बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िताब के हवाले से जो उन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान से किया, और एक तवील ख़िताब जिसमें पिछली तारीख भी बताई गई। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किस तरह से जो मुल्क को नुकसान पहुँचाया, या ये कि जिस वजह से इस हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से उन्होंने चीनी के हवाले से बात की कि जिस वक्त चीनी की किल्लत थी, या चीनी मुल्क में कम से कम इतनी थी कि सबको पूरी की जा सकती थी, लेकिन 52 रुपये चीनी होने के बावजूद उसे एक्सपोर्ट कर दिया गया, यानी उसे बरामद कर दिया गया। और उसके बाद फिर जब चीनी जो है, चीनी की किल्लत हो गई मुल्क में, तो उसके बाद फिर चीनी एक इम्पोर्ट की गई, और इस तरह चीनी की कीमत जो है ना 102 रुपये पर पहुंच गई। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि गैस जिस वक्त बहुत सस्ती थी, उस वक्त गैस लेने के बजाय किसी किस्म के कोई सौदे, कोई मुआहदे नहीं किए। यही वजह है कि बाद में जब मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, तो उस वक्त एक बड़ा चैलेंज ये था कि मुल्क में महंगी कीमत में जो क्रूड ऑयल है वो ख़रीदना पड़ा, पेट्रोलियम या दूसरी मसनूआत ख़रीदनी पड़ी, और उसके बाद महंगी तरीन बिजली बनाई गई जो कि आवाम को सस्ती बेचने के लिए सब्सिडी दी गई, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत बड़ा खसारा उठाना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि IMF का ये जो प्रोग्राम, या जिस तरीके से कर्जा जो IMF ने दिया है वो दे तो दिया, लेकिन ये कर्जा है, इस पर कोई खुश होने की बात नहीं है। लेकिन खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। उनका ये भी कहना था कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ये पूरी कोशिश थी, या वो इस इंतज़ार में थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, यहाँ तक कि सरप्लस बजट को वापस करने के जो खतूत आने थे वो भी KPK से तो बहुत ताख़ीर के साथ आ गया, लेकिन पंजाब से वो मौसूल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी IMF ने जो कर्जा था वो मंजूर कर लिया, और IMF का प्रोग्राम जो है वो दोबारा से पाकिस्तान में शुरू हो गया। बहरहाल नाज़रीन, इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के पौने 4 साल दौरे हुकूमत में जो है करप्शन उरूज पे रही। उन्होंने कहा ये इमरान खान जो हैं वो ढोल तो पीटते रहे कि जी डाकू हैं, चोर हैं, और ये बात भी करते रहे कि 300 अरब जो है वो लेके आएंगे मुल्क में, 100 अरब IMF को देंगे, 100 अरब से और मज़ीद डेवलपमेंट्स करेंगे, पैसे बच जाएंगे। लेकिन फिर भी इस किस्म का कोई काम नहीं हुआ, जबकि नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया इमरान खान की दौर हुकूमत में शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के न सिर्फ ख़िलाफ़, बल्कि साथ साथ पार्टी के दीगर अहदेदारान को भी कालकोठरी में डाला गया, जेलों में डाला गया। ये तमाम बातें आज बड़ी तवील जो तकरीर है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की, और तफसीलात बताई कि किस तरीके से इस हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल से निकाला है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुल्क में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उस हवाले से बात करते हैं, तो वो अभी मौजूद हैं। लोग जो हैं वो बेघर हैं, नक़ल मकानी पर मजबूर हुए थे, उन्हें आबाद करने का भी एक मसला दरपेश है। मुख्तलिफ शहरों में जो कैंप्स लगाए गए हैं उसमें 14,500 लोग तकरीबन उनको बसाया गया है जो बेघर हो गए थे, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि बेसर सामानी के आलम में मदद की तलबगार है। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पाक ज़मीन पार्टी के रहनुमा हैं शब्बीर कायम खानी साहब ऑनलाइन, बल्कि हमारे साथ एडवोकेट हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी सर, आज आपने तकरीर सुनी होगी वज़ीर आज़म की, बहुत तवील तकरीर थी, और उसमें उन्होंने तमाम माजी की चीज़ें बताईं, और बहुत सी बातें ऐसी की जो कि बाकायदा उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करके की। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? क्या शहबाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुल्क को मुश्किल से निकाला, क्या ये बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता और मौजूदा हुकूमत में सिर्फ चेहरों का फर्क आया है, और पॉलिसीज जो हैं इनकी भी कम और बेश वही हैं जो पिछली हुकूमत इमरान खान PTI की हुकूमत थी। वो प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर देना और वज़रा को तब्दील कर देने से पॉलिसीज जो है वो मुरतब नहीं हुई अभी तक। वो पॉलिसीज कब मुरतब की जाएंगी? अवाम की जो उमंगें लगा लेते हैं हम बैठकर अपने घरों में, और वोट देकर अपने नुमाइंदों को भेज देते हैं असम्बलियों के अंदर, और वो असम्बलियों में कानून साजी की बजाय और अवाम की
जो बेहतर मुस्तकबिल की जमानत हो, उन पॉलिसीज को मुरतब किए जाने की बजाय वो आपस के झगड़ों के अंदर और आपस की लूट मार में, जिससे इस मुल्क का गुज़िश्ता 75 साल में बेड़ा गर्क करके रख दिया इन सियासी जमातों ने, जो 75 साल से मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। तो ये तकरीर को भी मैं उसी तरह से देखता हूँ। ये जिस तरह से लॉलीपॉप इमरान खान पीटीआई की हुकूमत में बैठकर दिया करते थे, शहबाज शरीफ साहब भी उसी तरह से बात कर रहे हैं और अवाम को पूछने वाला कोई नहीं है। भाई पीडीएम की हुकूमत है और पीडीएम की मेजर पार्टीज में नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी है, तो सिंध से जो सूरत हाल इस वक्त सामने, सबसे ज्यादा तबाहकारी सिंध के अंदर हो रही है और सिंध के अंदर जब कायम मुकाम गवर्नर साहब और उनके सूबाई हुकूमत के वुज़रा तब इलाकों में अपनी वीडियोस बनवाते हुए नजर आते हैं, तो पता चलता है वो जिस हिकारत से और जिस तकब्बुर के साथ उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, वहां गरीबों को जिस तरह से धुतकार रहे हैं, वो क्या मदद करेंगे किसी की? ये सारे भीख मांगने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए और वर्ल्ड बैंक और IMF और UN की इमदाद हासिल करने के लिए ये तरीके अपनाए गए हैं। ये इनको अगर मदद करनी हो तो ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी मुरतब करे। देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर और खसूस कराची शहर के अंदर सबसे बड़ी चैरिटी की जाती है और आज भी की जा रही है, क्योंकि दर्द रखने वाला शहर है, पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शहर है। भले वो वफाकी हुकूमतें इस शहर को हमेशा से नजरअंदाज करती आई हैं, लेकिन यहाँ के शहरियों ने हमेशा बढ़ चढ़कर पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो तो यहाँ के शहरी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अभी भी सूरत हाल ये देखें कि मुख्तलिफ NGOs के जरिए प्राइवेट सेक्टर में तमाम लोग जो है अपने तौर पर लोगों के लिए जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद के लिए जो जिस तरह से कैंपेन चला रहे हैं, जिस तरह से उनके लिए चीजें जमा कर रहे हैं, लेकिन उन सैलाब ज़दगान तक रसाई का कोई तरीका तो सूबाई हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को तश्कील देना चाहिए। ये राशन लेकर, ये सारी चीजें लेकर अगर कोई प्राइवेट इदारा, कोई NGO अगर निकलती भी है तो ये हैदराबाद से आगे क्रॉस नहीं हो रही डॉक्टर साहब। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब बैठकर अगर मीडिया पर तकरीर कर देंगे तो इससे मामला उन सलाह के हल नहीं होंगे। इनको इमदाद जरूर मिल जाएगी मुख्तलिफ ममालिक से और इनके अगले इलेक्शन का जो खर्चा है वो निकालेंगे। ये हमने पहले भी देखा है 2010 में, उससे पहले अगर 2005 के जलजला बात करें तब भी देखा है, इससे पहले भी जितने नेशनल डिजास्टर आए, ये तो मुझे लगता है कि ये शायद इसको ब्लेसिंग तस्वुर करती है हुकूमतें, जो उस वक्त जब कभी ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि जो बातें वजीर आजम साहब ने की हैं उन पर तौर पर भी वो सच के दिल से जो है वो अमल पैरा होना चाहिए। अच्छा हसन साबिर साहब, लेकिन अभी जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस तो अब 300 यूनिट वालों तक पे कम कर दिए। एक बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए और 300 यूनिट माने रखते हैं सर। चलें 200 यूनिट की तो बात समझ में आती थी, रिलीफ तो दे रहे हैं, या आप इसको भी नहीं मानते? देखें डॉक्टर साहब, ये में लोग कहेंगे कि आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं और ये क्योंकि पार्टी जो है वो कराची बेस्ड की बात करती है तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कराची से ही होता है। पूरे सिंध का 95% और पाकिस्तान का 70%। रोशनियों का शहर कहा जाता था इसको, उरुसुल बलाद कहा जाता था। आज इसकी हालत जरा देखिए, कोई सड़क इस काबिल नहीं है जिसको आप ट्रैवल कर सके, कोई गड़ा, कोई मेन हो नहीं है कि जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ हो, घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। सैलाब ज़दगान, अगर यहाँ से किसी दरिया ने तबाही नहीं मचाई तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही सिंध हुकूमत ने सैलाब की सूरत में दी हुई है। तो कराची में तो इसका इतलाक कब होगा? के इलेक्ट्रिक को कौन लगाम देगा? के इलेक्ट्रिक से कौन बास पुरस करेगा? के इलेक्ट्रिक इतना बेलगाम घोड़ा है जो फ्यूल एडजस्टमेंट की हद में जब चाहे नेपा को दरखास्त देकर अपनी मनमानी कीमतें जो है वो फिक्स करवा लेता है। आज ये कराची के शहरियों को जिस हाल पर छोड़ दिया गया है, टैक्स भी यहीं से कलेक्ट किया जाता है। 300 यूनिट कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान में 300 यूनिट देखें यकीनन मायने रखते हैं, लेकिन मेजर चंक 300 से ऊपर का ये जहाँ से टैक्सेस वसूल किए जाते हैं। 300 यूनिट
अंदरूने पाकिस्तान के इलाकों के अंदर तो 300 यूनिट के बहुत ज्यादा मायने, लेकिन कराची जैसे शहर में जो रोशनियों का शहर है, यहाँ 300 यूनिट का पता भी नहीं चलता। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह के इलेक्ट्रिक ने मीटर लगाए हुए शहर के अंदर, ये न्यूट्रल के ऊपर चल रहे हैं। आप इसकी इंजीनियरिंग मालूम करें, आप माशाल्लाह से इसको मालूम कर सकते हैं। ये अगर घर में यूपीएस भी चल रहा है तो इसके मीटर के ऊपर लोड आता है, अगर जनरेटर भी चल रहा है तो भी लोड आता है। ये सारी चीजें तो 300 यूनिट हो जाना कोई मसला ही नहीं, लोड शेडिंग के बावजूद मीटर चल रहे होते हैं। एक लाइट उसकी न्यूट्रल के साथ उसको फिक्स किया गया है, और ये डिजिट आप अगर अपने घर में जनरेटर पे भी बिजली जनरेट कर रहे हैं, उसको अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, तो भी ये मीटर चल रहे हैं। तो इसको कौन पूछेगा? 300 यूनिट पे फ्यूल एडजस्टमेंट को खत्म करने के बाद ये अगले महीने फिर एडजस्टमेंट उसकी करके इससे ज्यादा रेट के ऊपर कर देंगे। तो ये हीले बहाने दुनिया में रेट फ्यूल का अगर कम हो रहा है और पाकिस्तान में बढ़ाया जा रहा है, तो कहां जाके रोकेंगे? ये किस जगह पर करेंगे? IMF से इनको कर्जा अगर ग्रांट हो गया, दुनिया में जो है वो पेट्रोल की कीमत को नीचे लाया जा रहा है और पाकिस्तान में बढ़ाया जा रहा है, तो एक जुल्म साहब पहले तो पाकिस्तान पहले तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर जो है वो यानी इल्जाम लगाया जाता था ना आरिफ नकवी के हवाले से, दूसरे हवालों से, कि जी बड़े मतलब वो फंड्स देते हैं या ये कि थिंक टैंक में शामिल हैं। अब तो शहबाज शरीफ यानी नून लीग की हुकूमत है, अब भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक जो हुकूमत के साथ मिली हुई है। देखिए, के इलेक्ट्रिक के बारे में हुकूमत से ही नहीं, वो इस मुल्क के हर उस जमात के साथ जो हुकूमत में रह चुकी है या जिसको रहने के लिए लाया जाता है, उसके साथ वो तैयार हो जाती है, उसके साथ वो मिक्सअप हो जाती है। ये तो देखा गया है ना इस शहर के अंदर, जिस तरह का के इलेक्ट्रिक का आम शहरियों से जो सलूक है। अगर आप मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा इदारा होगा जिसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हो शहरियों के दाखिले के ऊपर, अगर कोई आप कंप्लेंट लेके जाए तो आपको कंप्लेंट के लिए उसके GM से मिलने के लिए आपको घंटों इंतजार करना पड़ता हो। ये एक प्राइवेट सेक्टर में देने का मकसद ये तो नहीं था कि वो फिरौन बनकर बैठ जाए, और फिरौन बनकर बैठने के बाद वो अपनी मनमानी करें। शहर से अगर कॉपर को निकाल के अपने मसरफ में ले आया गया, उसके अंदर अगर उन्होंने मजीद बिजली पैदा करने के जो एग्रीमेंट किया था उसको पैदा नहीं किया और उसकी सर्विसेज बेहतर नहीं की, तो भाई सोल्यूशन तो मुस्तफा कमाल इसका दे रहे ना, बता रहे जैसे दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ पावर जनरेशन कंपनीज होती हैं। मुझे एक की बिजली अगर समझ में रेट उसका समझ में नहीं आता, दूसरे की बिजली में इस्तेमाल कर सकता हूं, तो वो क्यों नहीं किया जाता? लेकिन कराची में होना पॉसिबल नहीं डॉक्टर साहब। इसके इलेक्ट्रिक को इंफ्रास्ट्रक्चर KESC जब था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पोल तक भेज दिए गए, उसकी तारें तक भेज दी गई। अगर कल कोई दूसरा आप पावर सेक्टर में लेके आएंगे कि वो भी जो है वो अपनी बिजली जनरेट करके आवाम को देना चाहे, तो वो बिजली के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डालना पड़ेगा, उसको पोल नहीं खड़े करने पड़ेगा, उसको वायर नहीं डालनी पड़ेगी। तो एक अजीब एक सिस्टम बना दिया गया है कि इलेक्ट्रिक नेपरा, ये इनका आपस में गठजोड़ है। ये जब दरखास्त देते हैं रेट बढ़ा देते हैं, जब दरखास्त इनको मिलती है फ्यूल एडजस्टमेंट में कभी बढ़ाते हैं, कभी ड्यूटी टैक्सेस में बढ़ाते हैं, कभी टीवी लाइसेंस और रेडियो लाइसेंस की सूरत में बढ़ाते हैं। तो के इलेक्ट्रिक तो हर दौर में हर हुकूमत उनकी हुकूमत है, चाहे वो PTI की हो, चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो। सर, आप कब हुकूमत में आएंगे? आपकी पार्टी इलेक्शन तो कंटेस्ट करती है लेकिन वोट नहीं हासिल कर पाती। हमने NA 245 में भी देखा, बड़े दावे किए गए थे, लेकिन टर्नआउट तो वैसे कम रहा, लेकिन वोट सर नहीं कास्ट हो सके। बल्कि मेरे ख्याल में तमाम अगर पार्टियों के जो साबका मुत्तहदा थी उसके तमाम पार्टियां मिला भी ली जाती तब भी वोट वो नहीं थे, चाहे फारूक सत्तार साहब के आपके हकीकी के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की वोट मिला लेते। क्या समझते हैं सर, क्या अब कराची से आपका या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक खत्म होता जा रहा है? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल इस वक्त किया है, और चूंकि पार्टी से रिलेटेड है तो मैं इसका जवाब थोड़ा सा डिटेल में देना चाहूंगा कि देखिए, हम 2016 से लोगों को ये बात उनको बावर करा रहे हैं कि हक और सच की बात करें, हक पर डट जाए, सच के लिए खड़े हो जाए, बातिल के खिलाफ टकरा जाए। अच्छा, ये चीजें देखिए, ये चीजें एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में इतनी जल्दी एडजस्टमेंट होना जरा मुश्किल होता है। हमारे साथ बड़ी तादाद में हमारे कारकुनान हैं, हमारे साथ बड़ी तादाद में हमारी पार्टी के हमदर्द हैं, हमारे पास
हर जिले के अंदर जिम्मेदार मौजूद है, हर यूसी लेवल के ऊपर हमारे दफातर खुले हुए हैं। वो वोट क्यों नहीं निकलता, उसका मसला ये है कि देखें, बाई इलेक्शन से किसी की भी पार्टी की मकबूलियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप ये अगर बाई इलेक्शन से सेट करेंगे तो फिर कभी भी कोई पार्टी कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये तो बाई इलेक्शन है सर, इसका रेशो देखें, इसके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है, इसके अंदर भी तब्दील करने की जरूरत है। लेकिन चूंकि हमारे लेजिस्लेटर जाके कानून साजी नहीं करते, लिहाजा उन्होंने नहीं किए। लेकिन इस सिलसिले को अगर यूं इस तरह से देखेंगे कि अगर वोटर बाहर नहीं आ रहा और वो वोट नहीं डाल रहा, नहीं कास्ट कर रहा, नहीं इंटरेस्ट ले रहा, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कोई कि उस वोटर को बाहर ना इलेक्शन को कलअदम करार दे। एक सेटल रेशो अगर फीमेल वोटर के लिए रखा गया है कि अगर उसने कास्टिंग से 10% वोट कम आया खवातीन का, तो वोट नल एंड वॉइड, वो इलेक्शन नल एंड वॉइड करा दिया जाए। लेकिन कास्टिंग वोटों से क्यों रखा गया डॉक्टर साहब कि एक आदमी 10,000, 20,000, 30,000 वोट लेकर नेशनल असेंबली के आबादी 9 लाख या 10 लाख पर मुश्तमिल हो, ये अजीब कानून है। आपने 240 में अगर NA 240 के इलेक्शन को ऑब्जर्व किया था तो 7% वोटिंग रेशो था, 5,35,35,000 वोटर थे और उसमें 45,000 लोगों ने वोट दिया था। ये सूरत हाल है कि जब इलेक्शन कमीशन को ये नजर आता है कि उसकी जिम्मेदारी यहाँ अगर पूरी हो गई, वो जिम्मेदारी उस ऐसा तरीके से अंजाम नहीं दी जा रही होती। ये वो इलेक्शन को सर, यानी आप कहने का मकसद ये है कि अगर 50-60% वोटिंग हो जाती तो तब आपकी पार्टी को वोट मिल जाता। डेफिनेट बात है डॉक्टर साहब, ये सर, लेकिन अगर लोग घर से वोटिंग रेशो को 50% तक जाना चाहिए। सर, अगर लोग घर से नहीं निकल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? मैं इस पे आप वोटर की मैं बात करते, सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, इसमें बीच में बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये जिस तारीख को इलेक्शन हुआ 21 तारीख को, इसके वेरी नेक्स्ट संडे को बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस किया गया। इसको अभी उस वक्त तक और ये उसकी पोस्टपोनमेंट का कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ था। तो मेजर हमारी जो फोकस है वो हमारा बल्दियाती इलेक्शन है। ये नेशनल असेंबली का इलेक्शन यू नेवर कल जनरल इलेक्शन अनाउंस करते हैं, 3 महीने बाद जनरल इलेक्शन है। हमारा मेन फोकस बल्दियाती इलेक्शन है। हमारे तमाम कारकुनान अपने अपने इलाकों के अंदर, यूसीज के अंदर, अपने टाउन्स के अंदर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तो हम उस चीज को, डेफिनेट बात है कि वो नहीं निकला, वोटर ने कम रेशो से वोट दिया, लेकिन हमारा मेन फोकस कराची के हवाले से, हैदराबाद के हवाले से वो बल्दियाती इलेक्शन है, जिसको हम 2016 से ये कहते आ रहे हैं कि आम आदमी का, इस मुल्क के शहरी का, चाहे वो किसी भी पार्टी का कारकुन हो, उसके मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन है। उस बल्दियाती इलेक्शन के सेटअप को मजबूत किया जाना चाहिए। तो वो आप आज भी देखिए कि वो ये जो हुकूमत के अंदर जमाते हैं, वो आज भी इस इलेक्शन को किसी ना किसी सर, तरह से, बल्दियाती इलेक्शन तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के अलावा कोई और जमात चाहती नहीं है इस वक्त के सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। तहरीक इंसाफ भी नहीं चाहती डॉक्टर साहब। अगर तहरीक इंसाफ चाहती तो जब 2018 में ये हुकूमत पाकिस्तान इनके हाथ में आई थी और पंजाब हुकूमत इनके पास थी, तो पंजाब हुकूमत के 50,000 से ज्यादा काउंसलर घर ना भेज देते डॉक्टर साहब। सर, लेकिन अभी इस वक्त जो है ये ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद तो तहरीक इंसाफ ने काफ़ी मुजाहरे भी किए और ये भी कहा कि नहीं जी, ये बल्दियाती इंतखाबात जो हैं ये मौखर नहीं होने चाहिए थे, इन्हें होना चाहिए था वक्त पे, इसलिए कि शायद उनके ख्याल में इस वक्त वोटिंग की सिचुएशन उनके हक में बेहतर है, जो हमने बाई इलेक्शंस में देखा। अब अपोजिशन में आने के बाद तो तमाम जमातें इसके ऊपर करती हैं, लेकिन हुकूमत में आने के बाद क्या करती है वो सबके सामने है। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि चाहे वो नून लीग की हुकूमत रही हो, पीपल्स पार्टी की रही हो, या पीटीआई की गुज़िश्ता हुकूमत रही हो, किसी ने भी लोकल गवर्नमेंट पर तवज्जो नहीं दी। अगर लोकल गवर्नमेंट पर तवज्जो दे तो ये तमाम इख्तियार जो आज इनके पास है, सड़कें बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, गटर खोलने का इख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास क्यों है? क्यों इन्होंने जो है ये सोच लिया है कि ये लेजिस्लेशन की बजाय सड़कों और गलियों की मरम्मत का काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेंगे, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी चलाएंगे, वाटर डिपार्टमेंट चलाएंगे? क्यों इन्होंने सोच लिया? भाई आपका काम एक पॉलिसी बनाना है, उस पॉलिसी के तहत फंड का इजरा है और वो फंड का इस्तेमाल करना लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्यों आइन के अंदर लिखा कि 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट है जो सारी जिम्मेदारी संभालेगी? 140A का इंसर्शन क्यों किया?
कि उसमें लिख दिया आपने कि पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, जो इश्यूज है, उनको डेलीगेट कर दिया जाएगा लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन नहीं चाहते। अब पॉलिटिकल सिस्टम तो चले, पॉलिटिकल सिस्टम तो अपने अपने हाथ में हर पार्टी के पास अपना होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कभी किसी लोकल गवर्नमेंट के अंडर में दिया नहीं दिया। 2001 से जो कानून 2010 तक चला, उसमें किसी हद तक जो डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट थी, वो जो ईडीओ और डीडीओ करके उन्होंने नाजिम के अंडर में किए थे, एक बेहतरीन सिस्टम चल रहा था, एक बेहतरीन निजाम आया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेयर के अंडर में काम करेगी। कानून में लिखा था कि पुलिस को भी अंडर में होना है, तो चीफ पुलिस ऑफिसर भी जो है, वो सीपीओ जो है, वो नाजिम के अंडर में काम करेगा। लेकिन ऑल्दो के उन्होंने नहीं दिया, पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर लिखा था कि वो नाजिम के अंडर काम करेगा, लेकिन नहीं किया। लेकिन आज क्यों नहीं, जब आइन में लिखा हुआ है तो आइन की पासदारी क्यों नहीं की जा रही? और जो पासदारी नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, उसके खिलाफ आर्टिकल 6 क्यों नहीं बन रहा? ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पाकिस्तान ज़मीन पार्टी। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अंदरून सिंध और इसके अलावा KPK और बलूचिस्तान में जिस तरीके से सैलाब की सूरत हाल है, लोग जो हैं वो अब भी बहुत सी जगहों पे मदद के मुंतज़िर मौजूद हैं। हुकूमतें गो के अपनी कोशिश ज़रूर कर रही हैं कि लोगों तक इमदाद पहुंचाई जाए, और न सिर्फ ये बल्कि लोग इनफरादी हैसियत में निजी जो समाजी तंजीमें हैं वो भी मुख्तलिफ कैंप्स लगा के जो चंदा है वो इकट्ठा कर रही हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बहुत बड़ा काम है ये, जिस कदर लोग बेघर हुए हैं, जितने लोग नकल मकानी करके दूसरी जगहों पे कैंपों में मौजूद हैं, उन सब की आबादकारी एक इतना बड़ा मसला है जो कि शायद महीनों लग जाएं उनको दोबारा आबाद करने में। इसके अलावा फसलें जो हैं वो भी बड़ी हद तक तबाह हुई हैं। उस हवाले से आज जो है आदाद शुमार भी दोबारा से जारी किए गए हैं, और आदाद शुमार काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता तखमीना लगाया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ है, और ये कुदरती आफत में इस वक्त कौम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। तमाम लोगों को मिल के उन सैलाब ज़दगान की मदद की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मेंबर सूबाई असम्बली हैं जनाब डॉक्टर सोराब सरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस बड़े मुश्किल वक्त में याद किया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप किस इलाके में मौजूद हैं और वहाँ सैलाब की क्या सूरत हाल है? इसलिए कि वैसे तो हमें आपसे वीडियो लिंक पे बात करनी थी, लेकिन आपसे वीडियो लिंक पे इसलिए बात नहीं कर पाए कि आप एरिया में मौजूद हैं और वहाँ पे इंटरनेट की या दूसरी सहूलियात जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। क्या बताएंगे सर, इस वक्त आपके इलाके की क्या पोजीशन है? सर, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, इस वक्त पोजीशन ये है कि मेरी पूरी अपनी जिंदगी में ऐसे कभी हालात हमने नहीं देखे। हालांकि हमने दरिया का बंद टूटा और उसके बाद 2012 में जो सूरत हाल हुई, डॉक्टर साहब आप बिलीव करें उससे भी बदतरीन हालात हैं। और वो ये था कि कुछ इलाके ऐसे थे, कुछ इलाके डूबे, कुछ इलाके बच गए, कहाँ पर बारिश कम हुई, कहीं पर ज्यादा हुई। अभी जो खास तौर पर हमारा जो इलाका है वो पूरा जो है ना, आप ये जो देख रहे हैं, ये राजनपुर और ये जो सूरत हाल जिस तरह का पानी है, और ये ऊपर से सलेमान का जो पानी है, और जिस तरह ये बारिशें हुई हैं, पूरा ये हिट करता हुआ खास तौर पर जो है हमारा इलाका है उसको पूरा, उसने बिल्कुल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीनें, लोगों के जो है माल मवेशी सब पूरा मतलब ये बहाता हुआ गया है। और मुसीबत ये है कि आप यकीन करें कि अभी तक इतना पानी खड़ा हुआ है, लोग बेचारे जो है वो रोडों पर बैठे हुए हैं, और हमसे जो हो सका है अपने इलाके के अंदर हम मौजूद भी हैं और लोगों की जो हो सकता है खिदमत कर भी पा रहे हैं, कहीं कहीं पर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये है कि हम जिस तरह आपने कहा कि ग्राउंड पर मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि बदकिस्मती से जो कराची से जो रास्ते हैं वो भी बड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। खास तौर पर जो है वो दादू वाला रास्ता वो बंद हो गया है, और मोरो वाला रास्ता भी बड़ा घंटों लग रहे हैं। और यहाँ से मैं ये जब नेट चलता है तो मैं देखता हूँ कि कराची में लोग जो हैं बहुत सारे, अभी मैं एक का नाम लूंगा तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे जो NGOs हैं वो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, वो आना भी चाहते हैं और पहुंचना भी चाहते हैं,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रास्तों का भी पहुंचने का भी प्रॉब्लम है और सूरत हाल इतनी मतलब गंभीर हो गई है कि वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सर, डॉक्टर साहब, लोग तजवीज़ दे रहे हैं कि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम से हुकूमत बना दे, यानी आप माशाल्लाह मुख्तलिफ कमेटियों में मौजूद हैं, असेंबली में मौजूद हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड या कोऑर्डिनेशन के साथ कोई ऐसा पोर्टल बना दिया जाए जिसपे तमाम डाटा एंट्री करके। असल में बात यह है कि मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको ये बात बताऊं ना, वो हुकूमतों का जो है ना हाल जो है ना, वो अगर हुकूमतें के खिलाफ इतना सख्त जो है वो अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि प्रोपेगेंडा कह लें या जो है वो हुकूमतें इतनी मतलब एक तरह से बदनाम हो चुकी हैं कि उसमें जो है ना वो फिर जो है ना वो जो इमदाद है वो मिलने में बहुत दुश्वारियां आ रही हैं। और जो आम लोग जो काम कर रहे हैं आप उनको देखें, उनको बड़े पैमाने पे लोग जो है ना, मैं तो खुद आज देखकर मतलब आंखों में आंसू आ गए। एक मेरी बहन जो है वो अपनी रिंग लेकर वो आई और जिस तरह के यहाँ पर डॉक्टर साहब हालात हैं, अभी भी आप यकीन करें मुझे रोना आ रहा है। और यहाँ जो है बच्चे जो है बिलक रहे हैं और ये हमने पहले ये देखा था कोई सोमालिया इथोपिया में, वहां पर ये सूरत हाल थी, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये जरूर हुआ है कि यहाँ पर जिसके पास जो वसाइल हैं सब लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। सर, लेकिन डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है सर, कि किस जगह पे किस चीज की किल्लत है, किस जगह पे कितने लोग मदद के मुंतज़िर हैं। वो जो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, डेटा कलेक्ट करने की है वो काम वो हो भी रहा है और लोग पहुंच भी रहे हैं। सर, आपको याद होगा 2005 में जब जलजला आया था तो बाकायदा मुख्तलिफ जगहों पे ग्रुप में मैसेजेस चलते थे कि जी फलां जगह पे इस चीज की जरूरत है, लोग पहुंचाएं, वहां ट्रक के ट्रक पहुंच जाते थे बाकायदा लोगों को गाइड करके। इसी तरह सर सिंध में भी अभी मैं आपको कह रहा हूँ, अभी मैं किसी ने मुझसे राब्ता किया, वो कोई 5-6 जो है वो कंटेनर लेकर वो मेरी तरफ आ रहे हैं। किसी दोस्त ने, उन्होंने मतलब कोई एनजीओ नहीं है, कोई मतलब दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं बताएं। तो ये काम माशाल्लाह शुरू हो गया है और उसमें लोग अभी आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बड़े में बड़ा मसला डॉक्टर साहब इसका ये होगा कि इसकी जो है रिहेबिलिटेशन का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नुकसान पहुंचा है, लोगों के घर तबाह हो गए। बाकी ये है कि आस्ता आस्ता लोग जो मुखैर हजरात जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो उसमें ये बेहतरी आती जा रही है ताकि लोग जो है कम से कम जो है वो भूख से नहीं मरे। और जो लोग वहां पर हैं मौजूद वो भी अपना किरदार अदा, खासतौर पर मेडिकल के हवाले से जो है ना वो काफी कैंप्स का हम एहतमाम कर रहे हैं और हर जगह पे मैं बीइंग अ डॉक्टर ये भी गुजारिश करूंगा कि ये जो कैंप्स जो हैं वो लगाए जाएं। बाकी डॉक्टर साहब माल मवेशी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आप यकीन करें। इंसानों का तो नुकसान हुआ है लेकिन माल मवेशियों का इतना नुकसान हुआ क्योंकि उनके पास बेचारों के पास पानी कई दिनों से उनको चारा नहीं मिल सका, तो उसका बड़ा नुकसान हुआ है। इंसान तो फिर भी उनको कहीं ना कहीं से लोगों ने अड़ोस पड़ोस ने या कुछ हुकूमत ने, हमने खुद वहां पर जो काम किया, तकरीबन हम 200 बिरयानी की देगें एक वक्त पे हम पका रहे थे, 200 तक हम पहुंचे और वो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ये आप अंदाजा लगाएं 200 के हिसाब से तो तकरीबन ये हजारों में बनती है। ये अभी तक ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। हर किसी ने अपने अपने हिस्से का काम किया है और उसमें अपना हिस्सा डाला है। तभी हालात जो है ना वो कुछ ऐसी सूरत हाल है कि कुछ हद तक आदमी ये कह सकता है कि भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर सूरत में। बहुत बड़ी आफत है कुदरत की तरफ से और इसमें जिस तरह आप फरमा रहे हैं और ये सबको मिलजुल के काम करने की जरूरत है सर। हाँ, मिलजुल के काम करने की जरूरत है। इंशाल्लाह मिलजुल कर काम करेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये कौम जब इस पे कोई मुश्किल वक्त आता है सब इकट्ठा हो जाते हैं। बिल्कुल इकट्ठे हो जाती है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराब सर की, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सूबाई असेंबली डॉक्टर सराब सर की हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना था कि इस वक्त सियासत की नहीं, सबको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। जो नुकसानात जिनका अंदाज़ा लगाया जा रहा है, असल में नुकसानात इससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनकी मवासलाती निज़ाम जो है उनसे मुनक़ता हो गया है। सड़कें, बिजली, मोबाइल सिग्नल्स, तमाम चीज़ें रुकी हुई हैं। इसलिए सही मानों में नुकसान का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, या इस बात का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि किस इलाके में कहाँ लोग
इस वक्त मदद के मुंतज़िर हैं। पानी इस कदर है कि रोड के अलावा, रोड चूँकि ऊंची होने की वजह से फिर भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा जहाँ पे मकानात थे वो तमाम ज़ेर आब हैं। यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ जगहों पे कमर और सीने तक इलाक़ों में पानी है। अगर वहाँ अमवात हो रही हैं तो ऐसी सूरत में लोगों को चारपाई पे रख के और उसके बाद उनको वहाँ से दूसरे शहर पहुँचाया जा रहा है, इसलिए कि तदफीन के लिए जो कब्रिस्तान है उन तक में पानी खड़ा हुआ है, तदफीन तक नहीं हो सकती। आज एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई और ये कुदरती आफत में लोग मजबूर हैं कि पैदल अपने लोगों को, उनके लवाहिकीन जो हैं वो उठा के दूसरे शहर ले गए, मीरपुर खास तक लेके आ रहे हैं छुड्डों से अपने जो प्यारे हैं उनको दफनाने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर कहा है, उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि जी मैं रोज़ बरोज़ और ख़तरनाक होता जा रहा हूँ। क्या मकसद है इस बात से, ये भी जानेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने आज जो इमरान खान के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो बातें की हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है नीलम इरशाद साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम नीलम इरशाद साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। नीलम इरशाद साहिबा, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर का जो ज़्यादा फोकस रखा वो इमरान खान की हुकूमत के पौने 4 साल और उसमें जो गलतियाँ हुई या जो उनके ख्याल में जो ऐसी चीज़ें थी जिनसे कि मुल्क को नुकसान पहुँचा, उस हवाले से बात की। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो शक्कर पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी 52 रुपये किलो थी शक्कर, और अगर एक्सपोर्ट ना की जाती तो किल्लत नहीं होती, और शक्कर इमरान खान की हुकूमत के दौर में ही 100 रुपये से ऊपर चली गई थी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक्सपोर्ट ना होती है कोई नई बात थोड़ी है। इनके जमाने से 30 साल से नहीं होता चला आ रहा। घर में हमें पूरी नहीं पड़ती है और हम एक्सपोर्ट करने बैठ जाते हैं। तो ये तो आपको पता है जहांगीर तरीन और ये सारे नून लीग और क्या नाम है पीपल्स पार्टी, यही तो ओनर थे सारे जितने भी। मैडम वो जहांगीर तरीन उस वक्त आपकी पार्टी में थे जब ये हुआ? अरे भाई उससे पहले भी हो रहा था। ये हमारी पार्टी की वजह से नहीं हुआ। अच्छा। हमारी पार्टी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। हमारी पार्टी की वजह से बहुत बेहतरी भी पाकिस्तान की। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 30 साल की करप्शन जो इतने सादिक रबीन पर डाल रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान इतने सुकून से पाकिस्तानी रह रहे थे। किस चीज की कमी थी मुझे बताएं। एजुकेशन अच्छी जा रही थी, हेल्थ अच्छी जा रही थी, हमारे डैम्स बन रहे थे, हमारे किसान हमारे से खुश थे। किसान की कितनी माशाल्लाह से अब नहूसत फैली हुई है कि जैसे गलत हुक्मरान आया तो मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। नीलम इरशाद साहब, फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं ना। जो फैक्ट्स उन्होंने डिस्कस किए उनका मैं चाहूंगा कि आप उसका यानी जो भी चीज़ है, जो जवाब है या जो जवाब है वो दें। जिस तरह उन्होंने कहा कि जी गैस सस्ती थी, गैस के कोई सौदे नहीं किए गए। अब मैं बोलूं कि अयूब के जमाने में तो राशन मिलता था, तब चीनी कितनी सस्ती थी, डॉलर 3 रुपए का था। हम जब पढ़ने किससे वापस आए तब डॉलर 10 रुपए का था, बल्कि बिजनेस कर रहे थे हम जब तो अब वक्त के साथ साथ जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो फिर हर चीज के रेट तो बढ़ना है ना। अब उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, डॉलर जितना रेस कर दिया। आपकी गंदम अच्छे भले इंपोर्ट करना चाह रहे थे इमरान खान हमारे रशिया से। हमारे ऑयल की प्राइस इतनी, आप देखिए इंडिया इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट अमेरिका। वो अपने अवाम के लिए उन्होंने वो तो इंपोर्ट कर रहे हैं, लीस्ट बॉदर्ड के वो अमेरिका कुछ कहे ना कहे। हर किसी ने पाकिस्तान पे ही करना होता है। ये खादमों के खादम और इनकी वजह से जो हमारा पाकिस्तान खराब है। अब देखें लोग कहते हैं जी आजादी लेंगे मरियम से या शहबाज से नवाज से। ये कौन होते हैं आजादी देने वाले? ये तो खुद बिके हुए हैं, तो खुद जूते चाटने वाले लोग हैं। ये क्या आजादी देंगे किसी को? पाकिस्तान इमरान खान ने के जमाने में बहुत अच्छा चला था। और अगर आप चाहते हैं कि आप हर जगह से, हर कराची में एक एक जगह आप जाएं, वहां पे हर कोई इमरान खान का दीवाना है। अच्छा नीलम इरशाद साहब, खान साहब भी आज कुछ साफी सवाल करते रहे, हीरो के हार के हवाले से सवाल किया गया, जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा सस्ती चीज होती है हीरो का हार, किसी महंगी चीज के बारे में बात करें। अब क्या पॉलिसी चेंज है, चीजों का जवाब नहीं देना चाहते? पहले तो हर चीज का जवाब दिया करते थे, क्लैरिफिकेशन दे दिया करते थे। हाँ, तो ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। अगेन आई विल रिपीट, इज अ सादिक एंड अमीन। He will not answer for the questions not relevant. He will not do something wrong for
कंट्री एंड आवर कंट्रीमैन, वो अपने पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए जो करना चाह रहे हैं प्लीज उनको करने दें, प्लीज उनके साथ मिल। अच्छा, आप नहीं समझती कि सियासतदान जो है वो आवाम को जवाबदेह होते हैं? आप लोग की जितने भी गद्दारी है छोड़ दें। इमरान खान के बच्चे वहाँ बैठे हैं, वो पहले से बैठे हुए हैं। इनके बच्चे तो यहाँ से पैसा लेके गए, वो तो वहां से अभी भी भिजवा रहे हैं, अभी भी जमावा ने वहां से कितना फंड रेज करके दिया है। तो इन लोगों ने मुझे बताया इनके बच्चों ने 1 रुपया भी भिजवाया। कोई शर्म आई नवाज शरीफ को? अब इमरान खान ने अगर इनको जाने दिया 50 रुपए की बॉन्ड पे, तो उनका शर्म आनी चाहिए कि वहां मौज कर रहे हैं और वहां बैठ के पाकिस्तान को मजीद बेचने के लिए भाई को कतर भेज दिया। मुल्ला साहब भी चले गए यहाँ से। उसके बाद आपके पीपल्स पार्टी के जो मैडम वो तो पुरानी बात है, अफसारों की कनाडा की अफसारों की नागरा फॉल्स की वो गिनने बैठ गए थे कि जी यहाँ ज्यादा सैलाब ज्यादा अच्छा आ रहा है कि वहाँ अच्छा आ रहा है। मैडम प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है, बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, नीलम इरशाद साहिबा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। इनका कहना ये था कि पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, या इमरान खान जवाबदेह नहीं है किसी को, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी को जवाब देते। फिर हालांकि सियासतदान जो है वो आवाम के सामने जवाबदेह होते हैं, वो इस सवाल आवाम कर सकती है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हों या अगर वो सियासत कर रहे हों। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।